हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं भूगोल, हमारी दुनिया इकाई 6 है, एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन। तो ये रहा हमारा अध्याय एशिया इकाई 6। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले हमें करना है सही विकल्प का चयन। देखिए क्या है पहला, एशिया के पूरब में है। कौन सा महासागर एशिया के पूरब में है? तो हम एशिया महादेश के चौहद्दी पर नज़र डालते हैं तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा, संसार की छत कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है संसार की छत? तो यहाँ पे देखिए तिब्बत का पठार जो है इसे संसार की छत भी कहा जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तिब्बत का पठार। तीसरा सवाल देखिए क्या है, एशिया के दक्षिण भाग की जलवायु है। कैसी जलवायु होती है दक्षिण भाग की? तो यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिण भूमध्य रेखा के समीप जलवायु जो है वो विषुवतीय जलवायु है, ठीक है। लेकिन दक्षिण क्षेत्रीय जलवायु खुशनुमा है, खुशनुमा जलवायु है। तो उस जलवायु का क्या नाम है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया आपका। इसके बाद चौथा, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए पश्चिम एशिया क्षेत्र में यहाँ पे इस्लाम जो धर्म है वहाँ पे लगभग 90% लोग मुस्लिम हैं, पश्चिम एशिया क्षेत्र। तो कौन सा इस क्षेत्र में देश आते हैं? तो देखिए तुर्की, अरब और ईरानी। तो ऑप्शन में हमारा ईरानी तो दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, फोंगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो कौन से देश में विकसित हुई ये सभ्यता? तो यहाँ पे हम देखते हैं होंगो नदी घाटी सभ्यता चाइना यानी चीन में विकसित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा, सही का मिलान हमें करना है। आइए करते हैं। रेडियर, तो इसका क्या होगा मिलान करना रेडियर का? तो यहाँ पे देखिए एशिया का एकदम उत्तरी भाग टूडा प्रदेश कहलाता है। वहाँ घास, ठीक है, और काई और अन्य छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं और इसको खाने वाले जो पशु हैं रेडियर यहाँ मुख्य पशु है। ये रहा रेडियर, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? टूडा प्रदेश में। तो क्या भरना है? इसका हो जाएगा आपका तीसरा टूडा प्रदेश। समझ में आ गया। दूसरा देखिए कोणधारी वृक्ष। तो यहाँ पे टूडा प्रदेश के दक्षिण में एक टेंगा वन पाया जाता है और इस टेंगा वन में कोणधारी वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। तो इसका होगा क्या? टेंगा वन। तो देखिए यहाँ पे कोणधारी वृक्ष का हो जाएगा आपका ये टेंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर के दक्षिणी भाग में ठंडी जलधारा आ सकती है। इसका तापमान काफ़ी कम होता है और इस जलधारा को यानी ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? क्यूराइल नाम से जाना जाता है, जो ठंडी जलधारा होती है। तो इसका कौन सा होगा आप बताइए? इसका होगा ये दूसरा क्यूराइल। इसके बाद देखिए चौथा, त्योहारों का शहर, त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? त्योहारों का देश। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिलीपीन को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे सालों भर त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा देश? फिलीपीन। तो ये होगा त्योहारों का देश फिलीपीन, ठीक है। इसके बाद घास का मैदान। तो यहाँ पे देखिए समशीतोष्ण घास का मैदान स्टेपी घास का मैदान कहलाता है। कौन सा होगा? स्टेपी। तो घास का मैदान हो गया आपका ये स्टेपी। और ये बचा आखिरी साइबेरिया। तो साइबेरिया कहाँ पाया जाता है? उत्तर एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह क्षेत्र रूस के अंतर्गत आता है। कौन? उत्तर एशिया, जिसमें साइबेरिया भौगोलिक क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर करना है। तीसरा पहला देखिए काफ़ी आसान है, एशिया महादेश की चौहद्दी हमें लिखना है। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप, ठीक है, और अफ्रीका महादेश, और यहाँ पे देखिए महादेश, और इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर है। तो कैसे लिखेंगे हम? तो इसको हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, एशिया महादेश की चौहद्दी, पूरब में प्रशांत महासागर, ठीक है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में अटलांटिक महासागर। ऐसे ही आपको लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा सवाल देखिए, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखिए। एशिया अलग महादेश है, यूरोप भी अलग महादेश है, तो दोनों अलग होते हैं प्राकृतिक कारक। इसका मतलब क्या है? नदी, पहाड़, समुद्र, ये सारे प्राकृतिक कारक हैं। तो किन किन प्राकृतिक कारकों से ये दोनों अलग होते हैं उसका नाम ही बताना है हमें। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूरोप, यह प्रधानतः यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। कौन? एशिया। एशिया को यूरोप से अलग करने का डार्डेनलिस जल संधि, ठीक है। तो ये पहला हो गया यूराल पर्वतमाला, दूसरा डार्डेनलिस जल संधि, ठीक है, बास्पोलस जल संधि, मारमाला सागर, काला सागर, ठीक है।
इसके बाद कैस्पियन सागर, यूराल नदी की भूमिका, यानी ये सारे प्राकृतिक कारक होते हैं दोनों को अलग करने में। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, सभ्यताओं का पलना एशिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया महादेश में बहुत सारी सभ्यता संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा लोग निवास करते हैं। 60% जनसंख्या पूरे विश्व की एशिया में ही निवास करती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से यहाँ से लिखेंगे। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, मतलबियों की प्रमुखता है। विश्व के प्राचीनतम सभ्यता विकास में इसी महादेश की नदी घाटियों से हुआ है। ठीक है, ये सारे लिखते हुए यहाँ पे देखेंगे हम। तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। यहाँ के लोग कृषि पर भी निर्भर हैं। क्यों? तो एशिया महादेश में 70% लोग कृषि आजीविका प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, खेती करने योग्य है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ के लोग कृषि पर डिपेंड हैं और ये परंपरागत ढंग से खेती होती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एशिया महादेश में 70% लोग कृषि पर जीविका प्राप्त करते हैं तथा कृषि भी परंपरागत ढंग से होती है। परंपरागत मतलब पहले ज़माने से जो चली आ रही ढंग है, रीति रिवाज, उसी ढंग से, उसी तकनीक से खेती होती है तथा धान, गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अतः निर्वाहन का साधन कृषि ही है। इसके बाद देखिए हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला देखिए क्या है, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है। कैसे? तो एशिया महादेश लगभग पूरे विश्व का 30% भूभाग क्या करता है, धारण करता है और यहाँ 60% जनसंख्या रहती है। तो ज़्यादा जनसंख्या रहती है, इसका मतलब वहाँ पे रीति रिवाज, कल्चर, जलवायु ये सारे अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा, एशिया महादेश की आबादी विशाल है। क्यों? क्योंकि एशिया जो है काफ़ी विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 30% पृथ्वी का स्थलीय भाग एशिया का है और 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इन्हीं सभी कारकों के कारण ये काफ़ी विशाल आबादी वाला ये क्षेत्र हो जाता है महादेश एशिया। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, एशिया महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है, क्योंकि पृथ्वी का कुल स्थलीय भाग लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश विस्तार है, जबकि विश्व की आबादी का 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जिसके कारण इसे मानव घर भी कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा की सबसे अधिक पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन के अनुकूल वाली जो सुविधाएँ होती हैं एशिया महादेश में ही पाई जाती है। ठीक है, ताकि मानव वहाँ पर लंबे अवधि तक जीवित रह सके, जो जापान में सबसे लंबे अवधि तक लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, तो यही सभी कारणों की वजह से यहाँ पे क्या होती है, आबादी का विशाल इसकी संख्या है। तो इसका आंसर समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा देखिए, एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में हमें लिखना है। तो सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में यानी कौन कौन से देश शामिल हैं, उनका रीति रिवाज क्या है, वही तो हमें लिखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए। एशिया में जो देश पाए जाते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनकी, वो सबको लिखना है। तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखेंगे। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।